वेलकम टू द सीरीज ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग रेशियो एनालिसिस को समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेशियो एनालिसिस एक फंडामेंटल टूल है जिसको यूज़ करते हुए इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल हेल्थ होती है कंपनी की उसको। और इसके अंदर क्या होता है कि इंटरप्रेट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं जैसे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, तो इनको इंटरप्रेट किया जाता है ताकि ड्राइव किया जाए मीनिंगफुल इंसाइट जो है प्रॉफिटेबिलिटी का, एफिशिएंसी का और सॉल्वेंसी का भी। एनालाइज करते हुए बहुत से फाइनेंशियल रेशियोज स्टेक होल्डर्स जो है वो असेस कर सकते हैं कि कितना बेहतर एक कंपनी परफॉर्म कर रही है अगर हम उसके हिस्टोरिकल डेटा के मुकाबले में देखें। और इसके अलावा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखें और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी देखें। सो ये मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल डायनामिक्स जो एक बिजनेस के और एनेबल करने के लिए इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। सो रेशियो एनालिसिस पार्टिकुलरली तौर पर वैल्यूबल होता है क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा जो है डाइजेस्टेबल मैट्रिक्स के अंदर, जो कि बनाता है ईजियर के आइडेंटिफाई कर सकें ट्रेंड्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। और ये सर्व करता है एज अ ब्रिज के तौर पर रॉ फाइनेंशियल फिगर्स और जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस इंसाइट होती है और हेल्प करते हुए मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को कि वो कर सकें डेटा ड्रिवन इवेल्यूशन। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इम्पोर्टेंस की हम बात करें सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रेशियो एनालिसिस के लिए जो कि प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी डेटा कैलकुलेट करने के लिए बहुत से जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है जैसे कि आपको बताया भी गया था, इसके अंदर जो है वो बैलेंस शीट आ जाते हैं। बैलेंस शीट शामिल है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। और हर स्टेटमेंट ऑफर कर रहा है यूनिक इंसाइट जो है कंपनी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस के। सो अकाउंटिंग फिगर्स फॉर्म करती है बेसिस जो है एनालिसिस का। इसके अलावा मार्केट डेटा जो अक्सर प्रेफर किया जाता है जब अवेलेबल हो, स्पेशली ऐसे केसेस जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आती है दो के दरमियान। सब मार्केट डेटा जो है वो ऑफर कर सकता है ज़्यादा करंट और रियलिस्टिक व्यू कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग का, रिफ्लेक्ट करते हुए इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और मार्केट कंडीशन। और इंटरप्ले जो होता है अकाउंटिंग फिगर्स और मार्केट डेटा के दरमियान इंश्योर करता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, अलाउ करता है एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के लिए अंडरस्टैंड करना जो इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रूशल होता है एक्यूरेट रेशियो इंटरप्रिटेशंस के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है जो डेटा ड्राइव मैट्रिक्स जो कि ग्राउंडेड हैं रिलायबल और रिलेवेंट डेटा में। सो नाउ दी एनालिटिकल अप्रोचेस एंड एप्लीकेशन। सो एनालिटिकल अप्रोचेस और को देखते हैं। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये जो एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है जो कि यूज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जहाँ अटेंशन जो है फोकस होती है सिग्निफिकेंट डेविएशंस के ऊपर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से। और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि रेशियोज को कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्री की जो एवरेज होता है उसके अगेंस्ट या फिर जो प्री डिफाइंड बेंचमार्क्स होते हैं। सो सो सिर्फ वही जो शो करते हैं सब्सटेंशियल वेरिएंस उन्हीं को ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है मज़ीद। और ये अलाउ करता है मैनेजर्स को कि कंसंट्रेट करें अपनी एफर्ट्स उन एरियाज़ के ऊपर जहाँ पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है और ऑप्टिमाइज़ करें रिसोर्स एलोकेशन और डिसीजन मेकिंग। सो एनालाइज आइडेंटिफाई करते हुए आउटलायर्स और एनॉमलीज ऑर्गेनाइजेशन अंडर कवर कर सकते हैं अंडरलाइंग इश्यूज़ या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अप्रेंट ना हो रूटीन एनालिसिस के ज़रिए। और ये अप्रोच एनहांस करती है, बढ़ाती है इन जो एफिशिएंसी होती है और जो इफ़ेक्टिवनेस होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इंश्योर करते हुए कि जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं वो एड्रेस्ड हों प्रॉम्प्टली। और ये सपोर्ट भी करता है प्रोएक्टिव प्लानिंग और जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं कंट्रीब्यूट करते हुए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलेंस और जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स हैं। नाउ द इंटरनल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो इंटरनल यूजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो सर्व करता है मल्टीपल पर्पसेस। और प्राइमरी जो फोकस होता है वो होता है परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन पे, यानी कि परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया जाए। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये होता है कि असिस्ट किया जाता है जो की मैट्रिक्स होते हैं
जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया और जो रिटर्न होता है इक्विटी के ऊपर वो कि ये देखा जाता है कि कितना इफेक्टिवली कंपनी यूटिलाइज कर रही है उसकी रिसोर्सेज प्रॉफिट जनरेट करने में, और ये रेशियो प्रोवाइड करते हैं इनसाइड जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जो फाइनेंशियल वायबिलिटी होती है, और गाइड करते हैं मैनेजमेंट डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवरेजेस जो है लेवरेज करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा प्रोजेक्ट करने के लिए फ्यूचर परफॉर्मेंस और वैलिडेट करने के लिए एजम्पशन, और एनालाइज करते हुए पास्ट ट्रेंड कंपनीज जो वो सेट कर सकती है रियलिस्टिक गोल्स और डेवलप करती है एक्शनेबल प्लान्स, और ये प्रोसेस हेल्प भी करता है आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए। सो इंटरनल एनालिसिस जो है फोस्टर करता है एक कल्चर जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, एक ऐसा कल्चर जिसमें कंटिन्यूसली तौर पे इम्प्रूवमेंट होती है, और इंश्योर करते हुए कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज होती हैं ये अलाइन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट डायनामिक्स के साथ। सो नाउ द एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक्सटर्नली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूटिलाइज किया जाता है बहुत से स्टेक होल्डर्स की तरफ से असेस करने के लिए कंपनी की जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट वर्थिनेस से। कस्टमर जो है वो एनालाइज करते हैं एक फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि एवेल्यूएट करें उसकी सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी, स्पेशली अगर वो इंटर हो रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर पार्टनरशिप के अंदर। और सप्लायर की अगर हम बात करें तो सप्लायर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस एनालिसिस को देखने के लिए कि कंपनी की जो एबिलिटी है कि वो पूरा कर सके जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि जब उनको क्रेडिट पे सामान बेचा जा रहा है और जो सप्लाई एग्रीमेंट वगैरह हैं उन तमाम चीज़ों में। और कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो क्या करते हैं एग्जामाइन करते हैं फाइनेंशियल डेटा ताकि गेज कर सकें वो स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस होती हैं, पर्टिकुलरली अगर हम नए प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, नई प्रोडक्ट अगर आती है या फिर जो पोटेंशियल एक्विजिशन होते हैं। सो ये जो एक्सटर्नल स्क्रूटनी होती है इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी भी और ट्रस्ट बिल्ड पार्टनर्स के दरमियान, और ये प्रोवाइड भी करती है कॉम्पिटिटिव एज, एनेबल करते हुए स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो कि बेस करता है फाइनेंशियल साइड पे। और ओवरऑल जो एक्सटर्नल एनालिसिस प्ले करता है एक वाइटल रोल जो है फॉस्टर करने में रोबस्ट बिजनेस रिलेशनशिप्स और इन्फॉर्म मार्केट पार्टिसिपेशन में। सो बेंचमार्किंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो बेंचमार्किंग रेशियो एनालिसिस में देखें ये जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है रेशियो एनालिसिस का, जिसमें कंपैरिजन होता है फाइनेंशियल रेशियोज़ का एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ताकि इवेल्यूएट किया जाए परफॉर्मेंस। और दो प्राइमरी टेक्निक यूज़ की जाती हैं बेंचमार्किंग के अंदर, वो है टाइम ट्रेंड एनालिसिस और इसके अलावा पीयर ग्रुप एनालिसिस भी। टाइम ट्रेंड एनालिसिस एग्जामाइन करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो जो मल्टीपल पीरियड्स के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स इंप्रूवमेंट या डिटेरियोरेशंस। और ये लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में ट्रेजेक्ट्री जो है फाइनेंशियल हेल्थ की और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। और पीयर ग्रुप जो है दूसरी तरफ के कंपेयर करते हैं कंपनी के रेशियोज़ को सिमिलर फर्म्स के साथ सेम इंडस्ट्री में, और ये प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट और हाईलाइट करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। बेंचमार्किंग फैसिलिटेट करता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, एनेबल करता है कंपनी को सेट कर रियलिस्टिक टारगेट्स और इम्प्लीमेंट करें बेस्ट प्रैक्टिसेस। और ये सपोर्ट भी करता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, रिवील करते हुए कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग और एरियाज जो है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।